खूबसूरती है कि यहां संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। यूएसए ने सोचा कि इंडिया को तो कॉर्नर कर दिया गया है, चाइना के साथ इनकी बननी नहीं है, रशिया किसी काम का रहा नहीं है, ऑलरेडी इकोनॉमी डिक्लाइन में है, तो इंडिया के साथ खड़ा कौन होगा। और आस पड़ोसी उनके साथ भी रिश्ते कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे हैं। लेकिन रिसेंट जो इंडिया चाइना के बीच में मीटिंग हुई है, ये अपने आप में मेल्टिंग इफेक्ट रख सकती है यूएस के स्ट्रेटेजी पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंडिया ने शो किया है वी आर नॉट कॉर्नर्ड। संभावनाएं कहीं पर भी खड़ी की जा सकती हैं। रिसेंटली आपने देखा कि वैंग यी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया की तरफ से मिस्टर अजीत डोवाल एंड डॉक्टर जयशंकर मीटिंग करते हैं, और किस मुद्दे पर करते हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। स्टेटमेंट आती है कि बॉर्डर के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं और अर्ली हार्वेस्ट पर ध्यान होगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले बॉर्डर के उन इश्यूज को जहां पर सुलझाने की संभावनाएं सबसे आसान है, उनको परमानेंटली सेटल किया जाएगा। यहां पर वर्ड परमानेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा थोड़ा हो सकता है सर, चाइना तो राइवल है सर हमारा हमेशा से, चाइना पर कैसे विश्वास करें। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, जियोपॉलिटिक्स में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। आधार क्या है, बेस क्या है? इंटरेस्ट, हित। आपको उसको साधना है, रिलेशन साधे जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, आपके पर्सनल रिलेशंस की नहीं। खैर, अभी यूएसए ने जो किया जिसकी वजह से इंडिया और चाइना करीब आ रहे हैं, उसके हर एक डायमेंशन को अभी हम ओपन भी करने वाले हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लग रहा रशिया सोच रहा होगा कि ट्रम्प, यार तुमने तो मेरा काम कर दिया, मैं चाह रहा था कि एक पिलर बने रशिया इंडिया चाइना, और तुमने इंडिया पर ऐसे एडवर्स टैरिफ से तुमने खुद इसको हमारे और करीब भेज दिया है। अब यूएसए की जो मेल्टिंग होगी, जो हम शो करना चाह रहे हैं, कैसे होगी। जैसे एक लॉन्ग पेंडिंग ये एक इशू चल रहा था कि 2020 में पहले तो कोविड, उसके बाद से गालवान, और उसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट थी नहीं। तो आप कहेंगे फिर ट्रेड कैसे चल रहा था सर? क्योंकि ट्रेड तो चल रहा था, है कि नहीं, सामान तो आ रहा था, जा रहा था, तो लोग भी आ जा रहे थे। तो वो है ना एक्चुअली दूसरा रूट लेते थे, थर्ड पार्टी। जैसे कि अगर आपको इंडिया से चाइना जाना था तो आप थाईलैंड जा रहे हो, फिर वहां से चाइना जा रहे हो, या फिर हांगकांग के थ्रू जा रहे हो, इस तरीके से। तो अगर ट्रेड भी ऐसे समझ लीजिए ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी 20 से 30% की तो कॉस्ट ही बढ़ गई, है कि नहीं। तो अपने आप में रिलेशंस का मतलब यू कैन से स्टीप डाउन था ये वाला पार्ट गालवान के बाद से। उसके बाद से बातचीत चल रही थी और फाइनली लास्ट ईयर दिसंबर की ही बात है, फाइनलाइज हुआ कि हाँ ठीक है अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अक्टूबर से दिसंबर लास्ट ईयर एक मेजर प्रोग्रेस देखी गई इस दिशा में। लेकिन फाइनली ये जो मीटिंग हुई है, जिसको हम 24वां मतलब 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग बोल रहे हैं, तो इस मीटिंग में फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की बात कह दी गई है। जल्द ही एयर इंडिया, इंडिगो वो अपना प्लान अभी शो कर देंगे। साथ में बॉर्डर ट्रेड्स को ओपन किया गया, बॉर्डर। और बॉर्डर में सबसे इंटरेस्टिंग पता है मुझे क्या लगा कि कौन से पास का जिक्र किया गया है। अब आप कहेंगे नाथुला पास, ठीक है, शिपकिला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेपू लेक पास का जिक्र होना इंडिया चाइना के आपस बातचीत में। आप कहेंगे ऐसा क्यों? सोचिए, सोच पा रहे हैं आप क्यों मैं लेपू लेक को इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं? ये देखिए, यहां तो रहा नाथुला पास, ये रहा नाथुला पास, ठीक, और ये रहा आपका लेपू लेक पास। ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, यहाँ नेपाल है, ये इंडिया का उत्तराखंड वाला पार्ट है, ये लेपू लेक पास। और यहाँ आपको हिमाचल में दिखेगा ये शिपकिला पास। ये देखिए लिखा ना शिपकिला, ये शिपकिला पास। लेपू लेक में इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि नेपाल इसको लेकर ही इशू कर रहा था, कह रहा था अरे नहीं नहीं ये तो आप चला ही नहीं सकते, यहाँ पर रोड बना ही नहीं सकते, ये तो हमारा है। शो कर रहा था कि चाइना से भी हमें बैकिंग है, चाइना हमारे साथ है, कह रहा था इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा इस इशू को। तो खैर जब यहाँ चाइना और इंडिया के बीच में ही बातचीत हो रही है कि लेपू लेक पास से भाई साहब ट्रेड को ओपन करो, तो फिर नेपाल सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया है मेरे लिए। खैर नाउ परमानेंट सॉल्यूशन। अब आप सोचेंगे परमानेंट सॉल्यूशन क्या सर हो सकता है? तो चलो मैं चाइना की थोड़ी हिस्ट्री पर लेकर चलता हूं आपको। जैसे साउथ चाइना सी को देखते हैं। साउथ चाइना सी में 11 डैश लाइन पहले कहा जाता था, फिर 9 डैश लाइन कहा गया। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों? एक्चुअली चाइना और वियतनाम का बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर लैंड वाला भी मिलता है और आपका वाटर वाला भी मिलता है। तो वाटर वाले बॉर्डर वाले इशू पर चाइना और वियतनाम के बीच में परमानेंट सॉल्यूशन हुआ। गल्फ ऑफ टोंकिन का सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, आप सर्च भी कीजिए गल्फ ऑफ टोंकिन के बारे में। तो कहने का मतलब है कि जब चाइना को लगा कि यार मेरा आर्थिक, इकोनॉमिक प्लस जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इसी में है कि यार मैं इनके साथ समझौता कर लूं,
नहीं तो वियतनाम के साथ फ्रांस भी आ रहा था, वियतनाम के साथ यूएसए भी आ रहा था, और वियतनाम उसकी चाइना के पड़ोसी का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करने वाले थे। अभी भी सब कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा, अर्ली हार्वेस्ट। भाई 10 मुद्दे हैं तो 10 में से अगर 2 मुद्दे सुलझते हैं तो भाई वो रिश्तों को नॉर्मलाइजेशन करने का स्टेप होता है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे देश के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर शिव शंकर मेनन, आप अगर एक सर्च करेंगे आर्टिकल, उनका एक आर्टिकल था, इफ वी हैव टू रिजॉल्व इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट्स, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट्स, देन वी हैव टू मेक बाउंड्रीज इर्रिलेवेंट। कहीं क्या कह दिया आपने, मैं दोबारा से बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन, मतलब आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं देश के, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि यार ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं ये इंडिया में आई, और ये स्पेशली साउथ एशिया के जो इश्यूज हैं वो बाउंड्री इश्यूज हैं। वो कह रहे बाउंड्री क्या है, एक लाइन है, लाइन खींच दी और कहा कि ये आपका एरिया है, हमारा एरिया। उनका कहना है कि साउथ एशिया में फ्रंटियर्स का कॉन्सेप्ट होता था, यानी कि जो ट्रांजिशन जोन होते थे, यानी कि आपका देश और हमारे देश के बीच में कुछ जोन ऐसा होता था जो ट्रांजिशन जोन होता था, जिस पर कोई भी एक लाइन खींच के नहीं कहेगा नहीं ये मेरा एरिया है तुम्हारा एरिया है। वहां पर रिलैक्स टैक्स कंडीशंस रहेंगी, रिलैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, और इससे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। जो बॉर्डर एरिया की कम्युनिटीज हैं उनके लाइफ इंपैक्ट ना हो, इस वजह से भी ऐसा कहा जाता था, मतलब करा जाता था। तो मतलब कि इंडिया चाइना के बीच में बाउंड्री का डिस्प्यूट है, तो इसको सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि कुछ जोन्स को ट्रांजिशनल जोन बनाया जाए, ऐसा एक आइडिया आता है। लेकिन हमें देखना होगा ये ट्रांजिशनल जोन किसी भी तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो, इसके चक्कर में इंडिया की टेरिटरी कैप्चर ना हो। लेकिन हाँ, दिस इज ऑल्सो अ स्टेप। साथ में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का अभी मीटिंग हुआ 24, उसके बाद ये भी कहा गया कि हम एक अलग से वर्किंग मैकेनिज्म भी बना रहे हैं फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक नए एक्सपर्ट्स का ये मैकेनिज्म बनाया गया है कि भाई देखो, अब रोज रोज तो मिस्टर वैंग जी, अजीत डोभाल जी, डॉक्टर एस जयशंकर या फिर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे नहीं, तो पीछे से WMCC अब इस पर काम करता रहेगा, जिससे कि यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जा सके। टाइमिंग देखिए इसकी, टाइमिंग तो ऐसी है कि यूएसए से कह रहे होंगे कि आओ कभी नेगोशिएशन टेबल पे, मतलब यही इंडिकेशन देना चाह रहा है इंडिया कि देखो हम चाइना के करीब जा रहे हैं, सोच लो अभी भी नेगोशिएशन में तुम आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। और प्रेशर तुम हम पे नहीं करोगे, हम तुम पर प्रेशर करेंगे। कारण चाइना चाहता है पैक्स सेनेका। पैक्स सेनेका का मतलब होता है वर्चस्व, टू बाय रिप्लेसिंग यूएसए। और खुद यूएसए के पॉलिसी मेकर्स मानते हैं कि हाँ चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है यूएसए के हेजेमनी को, इतना बड़ा थ्रेट रशिया नहीं है, जिसको वो अपना एक सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं इन नेटो, राइट। तो यूएस एक ग्लोबल, मतलब एक समझ लीजिए कि जियोपॉलिटिकल लेवरेज लेता आ रहा था इंडिया चाइना की बॉर्डर इशू से। मतलब यूएसए वाज लाइक कि अच्छा तुम्हारे यहाँ गालवान इशू हो गया, चलो बहुत अच्छा हो गया, मतलब यूएसए के लिए ऐसा था। अब यूएसए इसी वजह से इंडिया से कहता था बताइए आपको क्या चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। अरे आप हमारे मेजर डिफेंस पार्टनर हैं, आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे ट्रंप के टाइम पर भी जो पहले वाला कार्यकाल था उसमें हमने देखा लेमोआ, कोमकासा, बेका, ऐसे मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी हुए। तो यूएसए क्यों कर रहा था? क्योंकि भाई चाइना को काउंटर करने के लिए हमें चाहिए एक पिलर, और वो पिलर बनेगा इंडिया। मैंने इससे पहले भी कई बार कोट किया है मर्शाइमर को। मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जब आपको ऑप्शनल पढ़ाता हूँ इन डिटेल, क्योंकि PSR एज अ सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें मर्शाइमर की एक स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। जो यूएस की पॉलिसी मेकर थे वो कहते थे यूएसए, चाइना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा, चाइना के साथ कैसे तुम हैंडल कर सकते हो। तो नंबर 1 अपनी बुक में वो बोलते हैं डायरेक्ट वॉर। लेकिन उनका कहना है कि डायरेक्ट वॉर कर तो सकते हो, जीत भी सकते हो, लेकिन इतना भारी नुकसान हो जाएगा आपको कि आपकी खुद की इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, आपका खुद का जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस है वो डिक्रीज हो जाएगा। इतना भयंकर वॉर होगा चाइना के साथ अगर करा तो यानी कि एक्चुअल बेनिफिट तुम्हें डायरेक्ट वॉर से है नहीं। फिर सेकंड स्ट्रेटजी वो कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग कर लो। ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या होता है? ये ब्लैकमेलिंग ही तो होती है जो टैरिफ के थ्रू वो कर रहे हैं कि अरे 50% लगा देंगे, 100% लगा देंगे। लेकिन मर्शाइमर खुद कह रहे हैं अपनी बुक में कि भाई ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी चाइना पर। सोचो, ये बात अपनी बुक में वो पहले कह चुके हैं और एग्जैक्टली चाइना यही कर रहा है। चाइना कह रहा है ब्लैकमेल, हमें कैसे ब्लैकमेल कर लोगे? चाइना का स्टेटमेंट क्या है? अपार्ट फ्रॉम वैंग ही, आई वाज आल्सो रीडिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया। आज के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा द हिंदू में,
तो वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी लाइटनेस दी टू यूएसए, तो यूएसए ने बोल के उन्होंने कहा बुली, तो ऐसे में उस बुली की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में उस बुली के साथ कोऑपरेट करना ही नहीं है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिसकी वजह से ये ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचा रहा है। तो भाई साहब, चाइना का एम्बेसडर खुले तौर पर धमकी दे रहा है, कह रहे हैं झुकेंगे नहीं, अड़ेंगे, काउंटर करेंगे। तो यही बात उन्होंने कहा। तो यानी कि डायरेक्ट वॉर भी काम नहीं करेगा, ब्लैकमेलिंग भी नहीं काम करेगी, ये खुद उन्होंने बोल दिया। फिर उसके बाद उस बुक में आप पढ़ते हैं तो बताते हैं काम क्या करेगा, बेट एंड ब्लीड। बेट एंड ब्लीड का मतलब है किसी को बलि का बकरा बनाओ, चाइना से लड़ाओ, और उसके बाद दोनों को नुकसान होगा, ब्लीड होते रहेंगे और तुम्हारा फायदा होगा। हैव दिस स्ट्रेटजी। कितने लोगों को ये बात कनेक्ट हो रही है कि भाई साहब तुम मतलब जो तकनीक तुम हम पर यूज कर रहे हो वो तकनीक इस बुक में है, और मतलब वो तो भाई सबको पता ही लग गई होगी। मतलब जब मैं भी पढ़ा रहा हूं अपने क्लासेस में, आपको वीडियो में बता रहा हूं, तो भाई सबको पता है। मतलब हमारे क्या फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को पता नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं, बेट एंड ब्लीड। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कह रहा है नहीं नहीं ऐसे बहकाए में नहीं आएंगे। अच्छा, आप हमें 2MQ-9 भी सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स देना चाहते हैं सो दैट बॉर्डर पर हम सर्वेलेंस कर सकें, जैसे गालवान में हुआ कि वो अंदर तक आ गए, ना आ पाए, ठीक है हम ले लेते हैं। कोल्ड वेदर गियर हमें चाहिए सियाचिन के लिए, ठीक है भाई आपके पास कुछ बेटर टेक्नोलॉजी, हम ले लेते हैं। पैसा भी दे रहे हैं, हर चीज फ्री में नहीं हो रही है, इसके पीछे डील्स होती हैं। क्वाड और गालवान से आप खुश हो रहे हैं, होते रहिए, लेकिन क्वाड से आप जो चाहेंगे कि इंडिया मिलिट्रीली एंगेज हो जाए, मिलिट्रीली हम एंगेज नहीं होंगे अगेंस्ट चाइना। कारण, क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है भाई साहब। अगले 20 साल की एक डेमोग्राफिक विंडो है इंडिया के पास। इस 20 साल में भारत क्या करेगा वो ही डिसाइड करेगा कि उसके बाद के अगले 50 साल हम क्या करेंगे। यानी कि 2050 से लेकर 2100 तक भारत में क्या होगा, ये अगले 20 साल पे डिपेंड होगा। तो इसमें अगर वॉर में एंगेज हो गए चाइना के पास, तो समझ लीजिए फिर हमारी स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी, है कि नहीं। तो इंडिया अगर वरीड है तो इसका मतलब है कि यूएसए जीत रहा है, तो इंडिया को इसी का काउंटर करना है कि भाई हमें चिंता नहीं है। मतलब देखिए स्ट्रेटजी होती है, मतलब जब दुश्मन आपका चाहे कि आप कमजोर हो, तो उस समय तो आपको मुस्कुराना चाहिए और ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए। और जो इंडिया का सॉल्यूशन क्या है, वही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कहने का मतलब है कि हम मल्टी अलाइनमेंट करेंगे, इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट करेंगे, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। बॉर्डर सॉल्यूशन अपने आप में एक बड़ा सिग्नल है यूएसए के लिए कि यूएसए तुम सबसे बड़ा पॉइंट तो यही मानते थे ना, इंडिया शुड गो अगेंस्ट चाइना। इसका सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था कि देखो बॉर्डर पे इश्यूज चल रहे हैं तुम्हारे, लेकिन अगर बॉर्डर पर ही हमने बातचीत शुरू कर दी और परमानेंट सॉल्यूशन की बात की, तो ये सीधा सीधा सिग्नल है यूएसए को कि तुम्हारा सबसे बड़ा लेवरेज नॉट जस्ट विद इंडिया, पूरे इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा लेवरेज अब तुम्हारे हाथ से जा रहा है। और इसी वजह से ट्रंप की ही पावर्टी, मतलब रिपब्लिकन्स में कितने सारे ऐसे आपको इस समय कांग्रेसमैन मिलेंगे, सीनेटर्स मिलेंगे जो ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारा दूसरा ही कार्यकाल है, लास्ट कार्यकाल है, कितना नुकसान करा के जाओगे तुम यूएसए को। पीस इन पीसेस, दैट इज व्हाट इंडिया एंड चाइना आर एमिंग। ऐसा होता है, पीस इन पीसेस का मतलब होता है कि पहले छोटे तरीके से जहां जहां सॉल्यूशन हो सकता है वहां सॉल्यूशन लाओ, जिसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट दूसरों पर पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर अभी तक तो हम इंडिया चाइना अगेंस्ट ही बात करते थे, नैरेटिव्स में इंडिया चाइना अगेंस्ट थे, तो अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। देखो मैंने कहा जियोपॉलिटिक्स में सिचुएशंस के बेसिस पे रिलेशंस बनते हैं, सिचुएशन चेंज तो रिलेशंस चेंज, राइट, ऑल्टर होते हैं। आज चाइना जिस इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री में है, एक टाइम पर जापान, जर्मनी, ये सब देश भी उसी ट्रेजेक्ट्री में थे, यूएसए भी उसी ट्रेजेक्ट्री में था। मतलब अब आप मैन्युफैक्चरिंग से हाई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, उस समय आपकी कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए दूसरे देशों की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करने पड़े। जैसे कि यूएसए, जर्मनी की कंपनीज ने चाइनीज कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करे, पहले तो इनसे बनवाया सामान, फिर ज्वाइंट वेंचर भी इनके साथ करे, जिसकी वजह से कुछ टेक्नोलॉजी भी चाइनीज कंपनीज को मिली। अब इंडिया को उस ट्रेजेक्ट्री में आना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड फॉर दैट चाइना इज अ पोटेंशियल पार्टनर इफ वी मेक ड्यू कंडीशंस इन आवर एफडीआई पॉलिसी, जिससे हमारे इंटरेस्ट हैम्पर ना हो। और एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इंडिया इज प्लानिंग। यानी कि इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज इन्वेस्टमेंट विद दिस कंडीशन की मेजॉरिटी स्टेक किसी इंडियन कंपनी के पास ही होंगे, चाइनीज कंपनी के पास मेजॉरिटी स्टेक नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन से एक डेफिनेट एज इंडिया को अगले 10 से 15 सालों में मिलेगी। जो हम करना चाह रहे हैं, जिसको करने में हमें अगले 15 साल लगते हैं, वो कुछ कम टाइम में कर लेंगे तो और आगे पहुंच सकते हैं। फिर इसके बाद
मिनरल्स, रिसोर्सेज, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो अब हमें पता है कि यार 70% से ज़्यादा जो सप्लाई है दुनिया की वो चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर हम उस सप्लाई में एक भागीदार बन जाए तो डेफिनेटली हमारी ईवी सेक्टर, हमारा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि अभी हम असेंबली में तो टॉप पर हैं, बट हमें कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है, उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। असेंबली में आगे हैं, तो उसको बिल्ड करने के लिए हमें ये रेयर अर्थ मिनरल्स भी चाहिए, मटेरियल्स भी चाहिए। एग्जाम्पल और देता हूँ, विंड टर्बाइंस में इसका इस्तेमाल है, ईवीज में तो है ही। तो जैसे ही चाइना ने अगर मैं जनवरी 2025 से अभी तक का डेटा बताऊं, अगस्त 2025 तक का, तो लास्ट डेटा दैट आई वाज चेकिंग वाज कि चाइना से इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 58%, 58% की गिरावट आई है। जबकि चाइना से टोटल जो रेयर अर्थ मटेरियल, मतलब मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें इंक्रीज आया है। तो इसका मतलब है कि चाइना ने सेलेक्टिवली, मतलब रेस्ट्रिक्शंस करी ना, उसने नहीं चाहा कि भाई हमें ये मिनरल्स मिलें जिससे कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है इस सेक्टर की वो बूस्ट हो सके। तो अगर ये राइवलरी इंडिया चाइना में चल रही थी और इस मीटिंग में हमने इस राइवलरी को भी रिजॉल्व किया है, तो मुझे बताइए एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है कि नहीं? अरे भाई बिल्कुल है कि नहीं? यूएस चाइना से डिकपल करना चाहता है, और केवल अपनी इकोनॉमी को नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी को। यानी कि वो चाह रहा है कि यार चाइना पर अपनी डिपेंडेंस को घटाओ, चाइना को इररिलेवेंट बना दो। लेकिन देखो, इंडिया चाइना की इकोनॉमिक एंगल को मैंने आपको बताया, तो आपको लगता है कि चाइना इतनी जल्दी इररिलेवेंट होने वाला है? ऐसा नहीं है। कारण अभी अगर मैं रियलिस्ट अप्रोच आपको बताऊं तो वो ये है कि देखो कितने सारे सेक्टर्स इंडिया के ऐसे हैं जिनके इनपुट गुड्स अभी हम चाइना से लेते हैं। तो कंप्लीट बैन तो मतलब लीगली पॉसिबल नहीं है पहले तो, क्योंकि WTO की एक संधि है जिस पर हमने साइन किया हुआ है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कहता है नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, हेल्थ का मैटर है, तो ही आप डायरेक्ट बैन लगा सकते हो प्रोडक्ट्स पे किसी मेंबर नेशन से जो आ रहा है आपके देश में। जैसे हमने टॉयज पे बैन लगा दिया था चाइना से कि भाई वहाँ लेड का कंटेंट हाई है। हमने आपके टिकटॉक और ये जो PUBG वगैरह जो आपके गेम्स थे, ऐप्स थी, इस पर बैन लगा दिया था, कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। भाई आप PUBG खेल रहे हो, आपका डेटा चाइना ने ले लिया, तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन हमने ये करे, बट अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो था कि भाई वो डेटा इतना बड़ा एक्यूमुलेट हो रहा है कि उसका डिफरेंट ऐसे एप्लीकेशंस बनाने में काम आ सकता है, जिससे हमारी कंपनीज जो हैं जो उस सेक्टर में जाएंगी वो लेस कॉम्पिटिटिव रहेंगी, मतलब दे विल हैव द लेवरेज। ये एंगल था उसका। खैर, अब जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो हमें चाहिए अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का 5वां पोजीशन है दुनिया में अगर हम रिजर्व्स की बात करें। रिजर्व्स में टोटल में तो चाइना ही हाईएस्ट है, टोटल रिजर्व्स में भी और उसकी फिर सप्लाई चेन में भी, लेकिन इंडिया की 5वीं पोजीशन तो है। लेकिन फिर भी अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो डेटा आपको मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे भी एक आर्टिकल था जिससे मैंने एक इमेज यहाँ पर ऐड की हुई है, उसमें मिलेगा 1% ऑफ ग्लोबल सप्लाई, तो यानी कि काफ़ी कम है। तो यानी कि हमें चाहिए चाइनीज़ कंपनीज की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कोलैबोरेशन करें वो हमारी कंपनीज के साथ। तो दैट इज़ व्हाट वी वांट। तभी हम अपने इन सेक्टर्स में, ईवी में, डिफेंस में, स्मार्टफोन में, रिन्यूएबल एनर्जी में पुश कर पाएंगे। तो चाइना ने अभी रिसेंट जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटाने की बात कही है, लेकिन हम केवल चाइना के भरोसे नहीं बैठ सकते, ये भी समझ लो। कारण भाई आज इक्वेशन ऐसी है कि चाइना इंडिया टुगेदर, लेकिन कल को इक्वेशन कुछ और होगी, तो है कि नहीं? तो इसी वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इनके साथ ऑलरेडी हमने कोलैबोरेशन शुरू कर दिया है, जिससे कि हम वहां से भी एक्सप्लॉइट कर सके। क्योंकि अब इंडिया का फोकस जो है इस बात पर है कि हम ज्वाइंट वेंचर करें, हम बायर सेलर रिलेशनशिप में ना रहें, क्योंकि फ्यूचर इसी चीज का है। अच्छा, मुझे आप बताएंगे व्हाट इज काबिल, KABIL फुल फॉर्म? मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो में समझाया भी था काबिल के बारे में। काबिल इज व्हाट इंडिया इज यूजिंग टू हैव दिस कोलैबोरेशन अर्जेंटीना के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रेयर अर्थ मिनरल के सेक्टर में। बताइएगा काबिल की फुल फॉर्म, हिंट दे दूं? अरे ये भारतीय सरकार का एक उपक्रम है। समझ में आई बात? नाउ अब देखिए, जब हमें पता है कि यार इतना बड़ा जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना से ही ले रहे थे, तो एकदम से अगर रेस्ट्रिक्शन हुआ तो उससे हमें नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से जो आएगा उसमें भी टाइम लगेगा। तो अगर इमीडिएटली अपने इंडस्ट्री को पुश करना है तो व्हाट इज प्रैग्मेटिक अप्रोच, कि भाई चाइना से इनपुट लो, अपने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करो, अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करो, उनको कॉम्पिटिटिव बनाओ, और फ्यूचर में चाइना पर डिपेंडेंस कम कर दो। दैट इज द स्ट्रेटेजी, है कि नहीं? अब
पता है कि चाइना के पास एक लेवरेज है, उस लेवरेज का हम भी लेवरेज लेना चाह रहे हैं इस जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स के थ्रू। तो यानी कि अब यूएसए की जो डीकपलिंग वाली स्ट्रेटजी है वो नहीं पूरी हो पाएगी, और सही में यूएसए को ये दिखाने की जरूरत है, नहीं तो यूएसए सैंक्शंस, डॉलर का वेपनाइजेशन, इसके थ्रू कितने सारे देशों को अंडरमाइन करने में लगा हुआ है। तो भाई मतलब काउंटर तो चाहिए ना उसका कुछ। अब सप्लीमेंटिंग द इकोनॉमिक गेम, अब कैसे हम इस गेम को कर रहे हैं? देखो, सबसे वाली बात तो डायरेक्ट फ्लाइट्स और जो बॉर्डर ट्रेड ये ओपन हो रहा है, तो इससे टोटल जो अगर कोई गुजरात से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा था चाइना में टेक्सटाइल फॉर एग्जांपल, तो उसको मान लीजिए हांगकांग के थ्रू करना पड़ रहा है, या फिर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड के थ्रू करना पड़ रहा है, तो 20 से 30% खर्चा ज़्यादा हो रहा था, जिससे वही सामान आपको महंगा पड़ेगा दूसरी जगह पर। जब वो बेचा जाएगा तो उसकी आपकी जो डिमांड होगी वो कुछ कम हो सकती है। तो इस डायरेक्ट अब अगर रूट्स ओपन होंगे तो उससे फाइनली इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड बढ़ेगा, तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी एक एडवांटेज मिलेगा। हमारे जो बिजनेसमैन हैं जो डील्स करना चाहते थे, अब वो शंघाई डायरेक्ट जा सकते हैं, लोअर कॉस्ट रहेगी, ट्रेड एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टूरिज्म। दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट, ये डेटा देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का डेटा है, यहां देखिए सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो चाइना से दुनिया के दूसरे देश में गए हैं, और सबसे ज्यादा स्पेंड उन्होंने किया है, क्योंकि भाई नंबर इतना ज्यादा है, राइट। और अगर मैं इंडिया में टूरिस्ट की बात करूं, ये 2016 का डेटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की वेबसाइट पर है। इंडिया में सबसे ज्यादा है बांग्लादेश से। आप कहेंगे सर ये टूरिस्ट हैं, इलीगल इमिग्रेंट है? नहीं नहीं, मैं टूरिस्ट का डेटा बता रहा हूं, मतलब जो टूरिस्ट वीजा पर आए हैं। उसके बाद यूएस है, यूके है, कनाडा है, चाइना यहां पर है 2.5। तो मतलब चाइना दुनिया के सबसे बड़े मतलब टूरिस्ट स्पेंडर्स में से, स्पेंडर मतलब खर्च कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज यहां पर इतनी कम संख्या में आ रहे हैं कि जो पैसा हमारे पास आ सकता था वो हमारे पास नहीं आ रहा है। तो यानी कि इंडिया को चाइनीज टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करना चाहिए, वो पैसा आएगा हमारे यहां पर, तो हमें डेफिनेट एक बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी में, राइट, सर्विस सेक्टर का बूस्ट मिलेगा। अब इससे क्या होगा, जैसे नॉर्मलाइज हो रही सिचुएशन, जैसे कोई पुणे से कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, कोई स्टूडेंट है, तो डायरेक्टली उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज कर सकता है, उनकी कंपनीज के साथ एंगेज कर सकता है, तो इससे हमारे स्टार्टअप्स को बूस्ट भी मिल सकती है। जैसे नाथुला पास को अगर मैं कोट करूं, 2019 का डेटा अगर बताऊं, तो लगभग $60 मिलियन के आसपास का ट्रेड इस पास के थ्रू था। तो अगर ये पास ओपन हो रहा है तो आपको ही लगता है कि ये तो एक बिग बूस्ट होगा, केवल हमारी इकोनॉमी के लिए नहीं, उन लोकल कम्युनिटीज के लिए भी होगा जो यहां पर रहती हैं। तो बॉर्डर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो एक तरीके से ग्रास रूट एक्सचेंजेस होंगे, ग्रास रूट एक्सचेंजेस, लोकल लेवल एक्सचेंजेस होंगे। अब इंडिया जो कर रहा है उसको कहा जाता है गोल्डी लॉक डिप्लोमेसी। गोल्डी लॉक डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि देखो, ज्यादा हॉट नहीं करना आयरन को और ज्यादा कोल्ड नहीं करना, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं यूएसए के खिलाफ जाना कि ऐसा लगने लगे कि अरे इंडिया तो चाइना रशिया के साथ मिलकर एक एंटी यूएसए स्टैंड बना चुका है। नहीं, ये भी नहीं करना हमें। कारण, क्योंकि यूएसए कई मायनों में हमारे फायदे का भी है, और ट्रंप आज हैं कल नहीं होंगे, प्लस ट्रंप के खुद के सुर भी बदलेंगे। कारण, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर भी तो बिल्ड हो रहा है कि नुकसान उनको भी तो हो रहा है। तो ना तो पूरी तरह उनके अगेंस्ट जाना, ना ही पूरी तरह इनके साथ आना, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये वही हैं जिनकी वजह से कितने सारे भारतीयों की जानें गई हैं, ये वही हैं जो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक के थ्रू अरुणाचल प्रदेश के एरियाज को कब्जा कर बैठे हैं, गांव बना लिए थे इन्होंने, मतलब एक्सपेंड किया अपने आप को, और उस पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना बनाते हैं, अक्साई चिन वाला पार्ट कब्जा कर बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है एक बैलेंस लेकर हमें चलना पड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं गोल्डी लॉक डिप्लोमेसी। इसका सोर्स क्या है? इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नैम के टाइम से हम कह रहे थे कि भाई हम इस स्ट्रेटजी चलेंगे कि ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, खड़ा कबीरा बाजार में मांगे सबकी कहर। अब कहेंगे कि ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, किससे भी दोस्ती नहीं, किससे बैर नहीं। नहीं, अब इस सिचुएशन को बस आज के टाइम पे हमने ऐसे ऑल्टर कर दिया है कि हम जिससे दोस्ती करेंगे, जिस विषय पर करेंगे, वो क्लियर होगा। आपसे दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि आपके साथ हम हथियारों को पूल कर देंगे, जिससे आप जिसके साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं किसी भी वजह से, अब हम भी अपने एरियाज को और अपने सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लें आपके लिए, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो दिस इज व्हाट गोल्डी लॉक डिप्लोमेसी इज रिप्रेजेंटिंग। अब इसी वजह से यूएसए को लगता है कि नो इंडिया, यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यू कैन नॉट बी एन अलायंस पार्टनर, और इसी वजह से पनिश करने के लिए वो हम पर टैरिफ वॉर लगा रहा था, कह रहा था कि भाई अब तो, मतलब टैरिफ लगा रहा था कि अब तुम कॉर्नर हो गए हो। बट हमने कहा कि भाई हम कॉर्नर नहीं हो रहे हैं, देखो अभी चाइनीज कार्ड है, इसके अलावा और भी कार्ड हैं, वो कार्ड्स यूज किए जाएंगे। फिर इस पर एक काउंटर पर्सपेक्टिव है कि ये रिस्की मूव तो नहीं है इंडिया का। कारण कि मान लीजिए आपने चाइना के साथ ओपन करा ट्रेड, लेकिन चाइना आपका ज्यादा एडवांटेज ले ले, आपको उतना एडवांटेज ना मिले,
शायद चाइना जो बॉर्डर पर परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहा है, क्या वो परमानेंट सोल्यूशन लाएगा? क्या पता ना लाए, फिर क्या होगा? यूएसए आपके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूएसए से आप काफी दूर चले जाएं। तो ये हमारे लिए कुछ इश्यूज हैं जिसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसी वजह से इंडिया क्वाड का पार्ट भी है, एससीओ का पार्ट भी है, ब्रिक्स का पार्ट भी है। आपको क्या लगता है, शुड इंडिया टेक क्लियर स्टैंड नाउ? आपको क्या लगता है कि शुड इंडिया बी क्लियरली अलाइन विद यूएसए अगेंस्ट चाइना, सो दैट ये टैरिफ की सिचुएशन खत्म हो जाए और ट्रंप जो चाहते हैं वो हो जाए? या फिर इंडिया को इंडिया चाइना के साथ एक ऐसा पिलर बनना चाहिए जो क्लियरली कहे कि वी नीड टू ऑल्टर दिस वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें कि यूएसए लीड करता है? क्या कहते हो आप? या फिर ये बैलेंसिंग स्ट्रेटजी ही ठीक है? अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट्स में। अगर सब कुछ है आपको क्लियर, यू कैन मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह इन कमेंट्स। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, सारे वीडियो अपडेट्स आपको यहां पर मिलते रहेंगे। ये नंबर है आपका, आप कॉल कर सकते हैं। जो भी कोर्स की डिटेल्स, अपनी तैयारी आप शुरू करना चाहते हैं, तो सारी हेल्प आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए यहां से, अब एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। एग्जामिन द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस इन कंटेक्स्ट ऑफ टैरिफ वॉर विद यूएसए। इन्फॉर्मेशन आपको मिली गई। इस पीडीएफ को मैं यहां पर शेयर कर दूंगा शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।